आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर अंग्रेजों के सामने कोई खड़ा होकर के ये बात कह दे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर के रहेंगे, तो ऐसे में अंग्रेज उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे? उस व्यक्ति को जेल हो सकती है, उस व्यक्ति को देशद्रोही कह सकते हैं, उस व्यक्ति पर मुकदमा चला सकते हैं। जी हां साथियों, ये वही व्यक्ति थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिनकी आज 106वीं पुण्यतिथि है। और आज हम इस वीडियो में ये नहीं देखेंगे, तिलक को एक नेता के रूप में हम नहीं समझेंगे। हम तिलक के बारे में यह समझेंगे कि उन्होंने मराठा और केसरी क्यों लिखा, उन्होंने शिवाजी उत्सव, गणेश जी उत्सव क्यों मनवाया, उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन से अंग्रेजों को चुनौती कैसे दी। तो साथियों, यहां से आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इस वीडियो में आपको थंबनेल दिख रहा होगा कि तिलक की पूरी जन्म कुंडली, आपके चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तिलक के बारे में एक प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। आज जो ये 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, आप बस सुन लीजिएगा, आपको तिलक के बारे में जितनी भी सारी चीजें हैं वो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी। तो साथियों, आप सभी को नमस्कार है। जैसा वीडियो आपको अच्छा लगे, आप सभी लोग अपना एक फीडबैक जरूर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और तिलक को नमन करते हैं। आज उनकी 106वीं पुण्यतिथि है। देखिए, मैंने कुंडली भी पूरा इनका बना दिया है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो तिलक के जो भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, इनके जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में, उसको हम लोग देखेंगे। और यहां पे एक कथन लिखा गया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो यहां पे आप सभी को यह समझना है कि भाई ये इनका एक मूल कथन था इनके आंदोलनों में आगे बढ़ाने के लिए। अब हम आगे इसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। देखो, यहां पे सबसे पहले तिलक के बारे में अगर हम सामान्य परिचय देखें तो इनका पूरा वास्तविक नाम केशव गंगाधर राव तिलक था। इनकी जो लोकप्रिय उपाधि थी वो लोकमान्य थी, मतलब कि ये जनता के द्वारा स्वीकार किए गए नेता थे, इसीलिए इनको जनता ने लोकमान्य की उपाधि दी थी। क्योंकि इन्होंने जनता के लिए, अपने देश के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, इसलिए जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। कई जगह पे, कई सारे वीडियो में लोग बताते हैं कि लोकमान्य रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि दी, जबकि ये गलत है। आम जनता के द्वारा इनको अपना नेता चुना गया, इस वजह से इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई। ब्रिटिश नामकरण में देखिए, वैलेंटाइन सिरोल, सिरोल है, ये सिरोल है, ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। भारतीय अशांति का जनक क्यों कहा था? जो वैलेंटाइन सिरोल की इंडिया अनरेस्ट किताब भी आपसे पूछी जाती है, उसी में इन्होंने तिलक को, वैलेंटाइन ने, सिरोल ने क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक कहा था। जन्म अगर हम देखें तिलक का तो 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ। मृत्यु अगर आप देखेंगे तो 1 अगस्त 1920 को मुंबई, मतलब कि बॉम्बे के एक हॉस्पिटल में हुआ था, गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के कारण। वहीं पे जब आप आगे चलेंगे तो शिक्षा एवं संस्थागत योगदान इन्होंने क्या क्या दिया है, समझने का प्रयास करिए। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है डेक्कन कॉलेज पुणे से गणित और कानून की डिग्री के साथ हुई थी। बाद में आप देखेंगे चल करके तिलक जो थे वो 3 तरह के स्कूल, सोसाइटी और कॉलेज मिलाकर के स्थापना करेंगे। क्यों करेंगे, उसका रीजन समझिएगा। देखिए, भारत में 1813 के चार्टर एक्ट के तहत आप देखेंगे कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार, ईसाई शिक्षा पे ईसाइयों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। ऐसे टर्म में जो बाल गंगाधर तिलक न्यू इंग्लिश स्कूल 1880 में स्थापित करते हैं पुणे में, यह भी शिक्षा प्रसार के लिए इनकी प्रथम ये स्कूल की स्थापना होती है। और ये सिर्फ इसीलिए यह स्थापना करते हैं ताकि जो भारतीय बच्चे हैं उनको हम उनके अंतरराष्ट्रीय चेतना का विकास कर पाए, उनको भारतीय शिक्षा दे पाए, उनके लिए शिक्षा जो हो वो सस्ती मुहैया उपलब्ध करवा पाए और अंग्रेजों की जो ब्रिटिश शिक्षा है उससे उनको बचा सके। फिर आगे चल करके डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में स्थापित करते हैं। जीजी आगरकर और चिपलूनकर के साथ मिलकर के नींव रखते हैं। इसका भी, यह भी नींव रखने का यही कारण होता है जो भी मैंने पहले बताया। फिर आप देखेंगे फर्गुसन कॉलेज 1885 में स्थापित करते हैं, पुणे के ऐतिहासिक कॉलेज की ये स्थापना करते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 आप देखेंगे स्कूल कॉलेज की ये स्थापना करते हैं। वहीं पे आप देखेंगे कि इनके कुछ क्रांतिकारी समाचार पत्र आते हैं, जिसमें आप सभी से एग्जाम में पूछा जाता है कि मराठा याद रखिएगा साथियों। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि मराठा इंग्लिश में आती थी इनकी, जो कि एक प्रकार की साप्ताहिक पत्र था। वहीं पे केसरी जो इन्होंने निकाला था यह मराठी भाषा में था और यह एक प्रकार का दैनिक पत्र हुआ करता था। तो यहां पे आपको याद कर लेना है, ठीक उल्टा, मराठा भाषा वाला जो की बात किया जाएगा वो अंग्रेजी में, केसरी मराठी में, ठीक ना। तो मराठा अंग्रेजी में, केसरी किसमें हो जाएगा, तो आप कहेंगे मराठी भाषा में। ये 2 प्रमुख पत्रिकाएं इनकी थी, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। आगे देखिए, सामाजिक व सांस्कृतिक उत्सव इन्होंने क्या क्या अपना इसमें योगदान दिया। 2 उत्सव इन्होंने, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। गणपति उत्सव 1893 में, शिवाजी उत्सव 1895 में मनवाया। अब देखो, आज जो आप देखते हो मुंबई में गणपति बप्पा मौर्य, हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष आप देखते हो कि गणेश जी का एक उत्सव मनाया जाता है। इसकी शुरुआत तिलक ने ही की थी, लेकिन अब इस कहानी को कोई नहीं जानता है कि क्यों किया गया था। बच्चे इसको रट लेते हैं, कहानी आज हमसे जान लो। इसको शुरू इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय अंग्रेजों के हम गुलाम थे, ब्रिटिशर्स के हम गुलाम थे, और ऐसे में अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय एक जगह मिलकर के अपने अंदर अपने देश के लिए राष्ट्रीय चेतना का विकास कर पाए। ऐसे में तिलक ने एक बुद्धि लगाया अपने, देखिए कितना शानदार उनका दिमाग था। उन्होंने कहा कि हम एक, भाई हर घर में गणेश जी की पूजा महाराष्ट्र में होती ही है, तो हम गणेश जी का उत्सव मनाएंगे। फिर वहां आप देखेंगे महाराष्ट्र में शिवाजी को सबसे ज्यादा लोग प्रसिद्ध, मतलब कि एक तरीके से पसंद करते हैं।
तो बाद में चल करके शिवाजी उत्सव मनाए। अब अंग्रेजों को उन्होंने यहां पे क्या दिया, एक तरीके से आप देखेंगे तो उनकी आंखों में अंधेरा करके और अपनी बातों को किस तरीके से हम करें, इसके बारे में आप देखेंगे शिवाजी ने इन दो उत्सवों के माध्यम से किया। लोगों को वो बुलाते थे और जब लोग आते थे तो अंग्रेजों को लगता था कि अरे भाई लग रहा है ये गणेश उत्सव मना रहे हैं या शिवाजी उत्सव मना रहे हैं, मनाने दो, इनका फेस्टिवल है। लेकिन उसी बीच बीच में लोगों को वो जागरूक करते थे। तो शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव मनाने का तिलक का यही उद्देश्य था। ये ध्यान रखिएगा, गणपति उत्सव 1893 में मनाया गया, शिवाजी उत्सव 1895 में मनाया गया। बाकी आप यहां देख सकते हैं किसके द्वारा, तिलक के द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी। आगे देखिए गरम दल का नेतृत्व और सूरत विभाजन। अब देखिए जो इनकी विचारधारा थी वो कैसी थी। गरम दल आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये सभी के सभी ये जो तीन लोग आप देखेंगे ये गरम विचारधारा से प्रभावित थे कांग्रेस के अंदर। आप सभी लोगों ने देखा होगा मेरे प्यारे साथियों कि सूरत विभाजन क्यों होता है। सूरत विभाजन 1907 में क्यों होता है। जब 1885 में कांग्रेस स्थापित हुई थी तो वहां से उदारवादी दल का वर्चस्व कांग्रेस में बढ़ता चला आया था। उग्रवादी दल का कोई वर्चस्व नहीं था, उग्रवादी भी शामिल थे लेकिन वर्चस्व नहीं था। लेकिन जैसे ही 1905 आते आते जब लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की जुलाई 1905 में घोषणा करता है तो आप देखेंगे इसी घोषणा के बाद 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है जिसमें गरम दल भी शामिल होता है। और गरम दल इस बात को कहता है कि ये जो कर्जन है इस बंगाल को इसीलिए तोड़ रहा है क्योंकि उसको पता है कि बंगाल एक बड़ा क्षेत्र है और बंगाल में राष्ट्रीय चेतना पनप रही है और लोगों को जब तोड़ देंगे तो लोग एक नहीं हो पाएंगे। फिर आप देखेंगे जब अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन कंप्लीटली कर दिया जाता है तो अब यहां पे जो गरम दल और नरम दल कांग्रेस के अंदर होते हैं इनमें आपस में लेकर के मतभेद इस बात को हो जाता है कि भाई 1885 में कांग्रेस बनी, उदारवादी चाहते थे कि भैया हम हाथ जोड़ करके कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रह करके अपनी बातें अंग्रेजों से मनवाएं, और उग्रवाद जस्ट इसके विपरीत थे। उग्रवाद चाहते थे तुरंत मार काट करके हथिया लिया जाए चीजों को, स्वशासन को हम प्राप्त कर ले। ऐसे में आप देखेंगे जब 1885 में कांग्रेस बनी और 1905 में कर्जन ने इस तरह का घिनौना कृत्य किया, बंगाल का विभाजन कर दिया पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल में, तो ऐसे में गरम दल का प्रभुत्व सामने आया कांग्रेस में निकल करके और उन्होंने उदारवाद से पूछा, जिसको आप नरम दल भी बोल देते हैं, कि भाई इतने सालों में आपने क्या हाथ जोड़ करके, क्या आपने विनती करके अंग्रेजों से मना लिया। देखिए उसी का परिणाम है बंगाल विभाजन। और ऐसी टर्म्स कंडीशन में आप देखेंगे कि अब गरम दल और नरम दल में वर्चस्व को लेकर के लड़ाई आने लगी। जब वर्चस्व को लेकर लड़ाई आने लगी उसी बीच होता है कांग्रेस का एक सूरत अधिवेशन 1907। अब ये कांग्रेस का कौवें नंबर का अधिवेशन था तो यह 23वें नंबर का अधिवेशन था और यह सूरत में तापी नदी के तट पर होना था। अब यहां पे उदारवादी चाहते थे कि हम राज बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाए और उग्रवाद चाहते थे कि हम लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाए। यहां पे आप देखेंगे कि राज बिहारी घोष अध्यक्ष बन जाते हैं और ऐसे में जो गरम दल होता है वो उदारवाद से नाराज हो जाता है और ऐसे में उदार जो दल के नेता होते हैं वो गरम दल को 7 वर्षों के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर देते हैं। और यहीं पे कहा जाता है कि कांग्रेस में पहली फूट पड़ी थी, मतलब कि दो भाई अलग अलग हो गए थे। तो सूरत अधिवेशन में देखिए मतभेद के कारण गरम दल और नरम दल अलग हो गए। गरम दल का नेतृत्व किसने किया था तो आप देखेंगे तिलक ने ही किया था। कठोर कारावास एवं साहित्यिक रचनाएं देखिए, राजद्रोह का इनके ऊपर मुकदमा लगा 1908 में, क्रांतिकारियों का समर्थन करने पर इनको 6 साल की कठोर सजा सुनाई गई थी। मांडले जेल वर्मा में यह 1908 से 1914 तक रहे और यहीं पे एकांत कारावास इन्होंने काटा था। फिर इनकी देखिए कुछ पुस्तकें हैं जो कि इन्होंने लिखा था, गीता रहस्य जो कि मांडले जेल में लिखी गई और इसमें कर्म योग की इन्होंने व्याख्या की है। द आर्कटिक होम इन द वेदाज, यह आर्यों का मूल स्थान इन्होंने इस अपनी किताब में आर्कटिक बताया है। ठीक ना, आगे बढ़िए। होम रूल लीग आंदोलन 1916। अब देखो यहां पे होम रूल लीग आंदोलन जब भी आप लोग इतिहास में पढ़ते हो तो उस पे आप ये देखते हो कि ये जो विचार था ये आयरलैंड से एनी बेसेंट ने लेकर के आई थी। लेकिन होम रूल आंदोलन शुरू सबसे पहले कौन किया तो अप्रैल 1916 में शुरू किए थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक। कहां से शुरू किए थे तो ये देखिएगा, इनका जो तिलक का होम रूल लीग का जो संस्था बना वो उसका मुख्यालय पुणे बनाया गया और पहली बैठक इन्होंने बेलगांव जो कर्नाटक में था, जहां पे 1924 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी पहली बार, ये वही बेलगांव था जहां पे इनकी पहली बैठक हुई थी। बेलगांव कर्नाटक और महाराष्ट्र के ही बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा। अब आपसे यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब तिलक के होम रूल लीग के संस्था के अध्यक्ष कौन थे तो आप कहेंगे जोसेफ बैप्टिस्टा थे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि तिलक के होम रूल लीग के सचिव कौन थे तो एनसी केलकर थे, मतलब कि इनका पूरा नाम नारायण गणेश आप देखेंगे तो केलकर था। ये आप सभी लोगों को यहां ध्यान रखना है। इनका मुख्य नारा देखो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। अब देखो यहां पे थोड़ी सी कुछ बातों को समझ जाना, एकदम अच्छे से विस्तार से आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। जब स्वराज को आप तोड़ोगे और छोटे वर्ड में तो आता है स्वशासन, मतलब कि स्वराज का मतलब यह होता था कि हम अपना स्वशासन खुद करेंगे, हम अपना शासन खुद करेंगे। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, तिलक का तो कथन था। लेकिन ये स्वराज शब्द था ये आया कहां से तो आप देखेंगे साथियों 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और 1876 में उन्होंने एक किताब आई थी जिसकी नाम था सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश।
और इसी सत्यार्थ प्रकाश में सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। आपसे ये भी एग्जाम में पूछा था, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर जब इसी स्वराज शब्द का उन्होंने प्रयोग किया तो बाद में चल करके आप देखेंगे कि 1906 के कलकत्ता के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नरौजी, दादा भाई नरौजी साहब, याद रखिएगा, इस स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि हम स्वामी दयानंद सरस्वती के उस स्वराज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और फिर जब दादा भाई नरौजी के बाद आप देखेंगे तो इस स्वराज को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका किसने अपनाया था? तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया था। मतलब कि स्वराज शब्द का अर्थ होता है, सीधा इसको और सिंपली में करो तो स्वशासन, मतलब हम अपना शासन खुद करेंगे, अब अंग्रेज तुम लोग जाओ। ठीक है, आगे देखिए इनका कार्यक्षेत्र जो होम रूल लीग का रहेगा तिलक के, वो महाराष्ट्र में रहेगा, खास करके बंबई को छोड़ करके पूरे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रांत में, बरार में। सहयोग इसमें किसने दिया था? तो एनी बेसेंट ने शेष भारत में अपनी अलग लीग शुरू की थी। तो यहीं पे आप देखिएगा जो इनकी वैलेंटाइन सिरोल ने इनको अशांति का जनक कहा था, वो क्यों कहा था? क्योंकि यहां पे तिलक होम रूल लीग आंदोलन अच्छे से स्टार्ट कर चुके थे और वैलेंटाइन सिरोल तब तक अपनी एक किताब उसकी आती है इंडिया अनरेस्ट, उसमें बोल देता है तिलक को भारतीय शांति का जनक। और ये इतने गर्मीले स्वभाव के होते हैं कि अपना आंदोलन बीच में ही छोड़ करके तिलक के ऊपर इंग्लैंड चले जाते हैं मुकदमा करने। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक इनका लखनऊ समझौते से क्या संबंध है 1916 से? अब इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, अब 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल गरम दल में फूट पड़ गई, एक तो ये दिक्कत हो गया। और उधर आपने देखा कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मिंटो ने मुस्लिमों को अलग एक पृथक निर्वाचन पद्धति दे रखा था कि मुसलमानों की सीट के लिए केवल मुसलमान ही वोट करेंगे, मतलब कि भारतीयों को अलग थलग करने की पूरी अंग्रेजों की कोशिश थी। अब 1916 का जब कांग्रेस का एक अधिवेशन होना था जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की, तो इसी अधिवेशन के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निकल करके आए। वो क्या परिणाम थे उसको देखिए। सबसे पहला परिणाम, कांग्रेस में जो नरम दल गरम दल की फूट पड़ी 1907 सूरत अधिवेशन में, उनको तिलक जी के ही प्रयास से एक किया गया। दूसरी बात, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कराया गया कि भाई इनको पृथक निर्वाचन पद्धति दे दिया गया है मुसलमानों को, अगर नहीं कांग्रेस से समझौता हुआ तो ऐसे में हम अलग थलग पड़ जाएंगे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता तिलक जी और जिन्ना के प्रयासों से मिलकर के कराया गया। अब यहां पे देखिएगा, ये तिलक के बारे में ही केवल हम लोग स्पेशली बातों को देख रहे हैं। इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी भी पहुंचे थे। 9 जनवरी 1915 को जब वो कंप्लीटली भारत आ जाते हैं तो कांग्रेस का उनका ये भारत आने के बाद पहला कांग्रेस का अधिवेशन होता है और यहीं पे राजकुमार शुक्ला भी गांधी जी को आमंत्रित करते हैं चंपारण जाने के लिए। तो अभी हम लोग तिलक पे ही रहते हैं, तो ऐसा यहां ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, अंतिम समय एवं महाप्रयाण क्या है? मुख्य मृत्यु की तिथि इनकी 1 अगस्त 1920 को है। एक्चुअली में क्या हुआ कि महात्मा गांधी उधर खिलाफत आंदोलन को अवसर के रूप में देखते हुए जब 1919 में स्टार्ट हुआ मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा, तो हिंदू मुस्लिमों की एकता को अवसर के रूप में देखते हुए जैसे ही 1 अगस्त 1920 को यह घोषणा करते हैं या स्टार्ट कर देते हैं पहला अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उसी दिन तिलक की गंभीर बीमारी से मुंबई के एक हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है। इसीलिए साथियों आप देखेंगे कि महात्मा गांधी ने अपने इस असहयोग आंदोलन में तिलक स्वराज कोष की भी स्थापना कराई थी। महात्मा गांधी का देखिए कथन इनके बारे में क्या था। महात्मा गांधी तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। अंतिम विदाई आप देखिए, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तिलक के जब जनाजे को गांधी जी, मौलाना शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने कंधा दिया था। ये 3 नाम आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारतीय अशांति के जनक इनको वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। केसरी अखबार की इनकी भाषा मराठी थी जो कि दैनिक पत्रिका थी। मराठा अखबार की भाषा अंग्रेजी थी जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी। गीता रहस्य की रचना मांडले जेल में इन्होंने किया था। स्वराज का नारा किस आंदोलन में बुलंद इनका हुआ था? तो आप कहेंगे होम रूल लीग से इनका ये नारा बुलंद हुआ था। किसने इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था? तो आप कहेंगे ये महात्मा गांधी ने कहा था। ये इतनी सारी बात हम अपने तिलक के बारे में जान रहे हैं। हमको ये एग्जाम में बारंबार यहां से तिलक के बारे में ये सारी बातें पूछी जाती हैं। तो साथियों, इतिहास तो आप सभी लोग पढ़ते हैं। आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस एक वीडियो को जरूर देखिएगा। ये बड़े छोटे छोटे मैं वीडियो आपको दे रहा हूं। इससे आपको फायदा यही होगा कि आपको उस व्यक्ति के बारे में कंप्लीट एक जगह एक वीडियो में आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो ये आज देखिए, आज 1 अगस्त था और 1 अगस्त के दिन ही इनकी मृत्यु हुई थी। आज इनकी 106वीं पुण्यतिथि है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ठीक है, और ये जहां भी रहें अच्छा रहें। तो यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं, क्योंकि इनके वजह से आज हम लोग यहां पे स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। इसमें इनका भी एक अपना अहम योगदान है। तो कैसा लगा ये सेशन? अगर अच्छा लगा तो अपना एक फीडबैक दीजिएगा, लाइक शेयर करिएगा इस सेशन को। थैंक यू सो मच।